नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अभी कन्हैया कुमार जो हैं वो जननायक करवरी छात्रावास जो है कंकड़बाग पहुँचे और छात्रों से मुलाकात की है। वहाँ के विधि व्यवस्था को उन्होंने देखा और साथ ही साथ जो छात्रावास में रह रहे छात्रों से उन्होंने बातचीत भी की। वहाँ के परेशानियों को भी जानने का उन्होंने प्रयास किया। लाइब्रेरी उन्होंने देखा, जो पढ़ने की जगह है उनको देखा, मेज़ देखा, पानी सही तरीके से आता है या नहीं आता है, उन चीज़ों को भी उन्होंने देखा। वहीं एनडीए सरकार पर उन्होंने जो है जोरदार हमला भी किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आपको हम परमिशन नहीं देंगे, परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोग जो है उन स्थानों पर गए और छात्रों से मिले और संवाद किए। ऐसे में जो है कन्हैया कुमार क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। कर्पूरी छात्रावास के जितने हॉस्टलर हैं, जितने छात्र हैं, आप सबका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आप सब लोग अपनी स्वीकृति, सहमति इस शिक्षा न्याय संवाद के लिए दिए और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हम आपके छात्रावास के भीतर गए, आपके कमरों को देखा, आपके जो है किचन को देखा, बाथरूम को देखा, लाइब्रेरी देखी, कॉमन रूम देखा। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी भी पूरी पढ़ाई लिखाई सरकारी संस्थानों में हुई है। मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से आगे एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ा हूँ और उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली गया। तो मैं जब एक विद्यार्थी से यहाँ कहा हॉस्टलर से कि एसी नहीं है, तो बोला कि हॉस्टल में कहाँ एसी होता है। हम बोले हॉस्टल में एसी नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी में एसी होता है, स्टडी रूम में एसी होता है। देखिए हमारी हालत ये है कि हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इस धरती पर संभव है। जब तक हम भी पटना में पढ़ रहे थे तो हमको नहीं लगता था कि क्लासरूम में जाने के लिए लिफ्ट लगा होगा, हमको नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में एसी होगी, हमको नहीं लगता था कि कॉमन रूम में एसी होगा। लेकिन जब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे पढ़ाई लिखाई किए तो मालूम चला कि इस एक ही देश में कई तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है। जिसके पास धन दौलत है उसके लिए सब कुछ मुनासिब है, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग से हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अक़लियत समाज से हैं, महिला हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति के गरीब हों, उनके लिए हर चीज़ जो है वो मुनासिब नहीं है, ज़रूरी चीज़ भी मुनासिब नहीं है। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस तारीख को 15 तारीख को 15 तारीख है ना, आज 15 तारीख को पूरे बिहार में एक साथ सूबे बिहार में 75 जगहों पर शिक्षा न्याय संवाद हुआ और जहां प्रशासन जाने के लिए दी वहां हॉस्टल के अंदर गए, जहां नहीं जाने दी वहां भी गए, क्योंकि हॉस्टल जनता के पैसे से बना है और जनता के बाल बच्चे कैसे रहते हैं, जनता होने के नाते उसको देखने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बात से हमको कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, कमीशन वाली सरकार उसके परमिशन का इंतजार करेंगे? नहीं। इस देश में कहीं जाने के लिए वीजा लगेगा? नहीं। हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल के विद्यार्थियों के से मिलने के लिए किसी बाबू के परमिशन का जरूरत है? कभी नहीं। और आपको क्या छुपाना है भैया? नहाया हुआ शरीर, खाया हुआ शरीर तो नहीं छुपता है। आपको ऐसा क्या छुपाना है कि आप चाहते नहीं है कि लोग आकर के हॉस्टल में देखें? अगर सुशासन का इतना बड़ा दावा है, डबल इंजन की सरकार का दावा है, तो आप तो दुनिया को बुला करके दिखाइए कि हम वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाए हैं। आपको तो दुनिया भर के जो है मीडिया को बुला करके दिखाना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाए हैं। आइए हमारा हॉस्टल देखिए, देखिए कि हमारे बच्चे कैसे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, देखिए कि हम कितना शानदार लाइब्रेरी बनाए हैं, कितना बढ़िया जो है उनके लिए रहने के लिए बेड लगाए हैं, गद्दा लगाए हैं,
बढ़िया जो है एप्पल का कंप्यूटर लगाए हैं, बढ़िया वाईफाई वाला जो है बढ़िया स्पीड वाला वाईफाई लगाए हैं। हम नौजवानों से पूछे तो बोला कि अपने कंट्रीब्यूशन से वाईफाई चला रहे हैं। हाय रे डिजिटल इंडिया हैं। नेताजी का बच्चा ट्वीट करता है मोबाइल पर और गरीब का बच्चा जो है अपने पैसे से अपने हॉस्टल में वाईफाई लगा रहा है, सरकारी हॉस्टल में। देखिए, हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी, और बिहार की शक्ति मिलती है बिहार की आवाम से, बिहार के आम लोगों से। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। लेकिन बिहार के छात्रों की हालत क्या है? हालत ये है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बेडरूम में जो है एसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइब्रेरी में कह रहा है कि एसी लगा दीजिए। जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है ना। एक बार जाइएगा सुपरिटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा, देखिएगा उनके बेडरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ऑफिस में लगा हुआ है। इस देश के एमएलए एमपी के घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? उनका बेटा बेटी एसी वाला स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं और हमारे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान के द्वारा बुनियादी अधिकार के रूप में दिया गया है। आज जब हम फोले मूवी देख रहे थे, ऐसे ही लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला है। आप जानते हैं महाभारत की कथा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था, कहा था कि तुम धनुष नहीं सीख सकते हो। द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा करके एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी, तो देखिए द्रोणाचार्य का करस्तानी। द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दिया, उसको धनुष चलाने के लिए नहीं सिखाया, लेकिन वो अर्जुन से जीत ना जाए, उससे बड़ा धनुर्धर न बन जाए, तो दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। हम कहते हैं अगर इस देश का संविधान नहीं होता, इस देश को 47 में आज़ादी नहीं मिली होती, तो इस देश के गरीब गुरबे पढ़ाई नहीं कर पाते। जमींदारों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए विलायत, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते थे। आज गरीब का बच्चा भी पटना पढ़ने के लिए आता है। इसीलिए शिक्षा के इस सवाल को लेकर के कि बिहार में 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं मिलेगी, बताइए, कहीं ऐसा होता है? पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में आज भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। दूसरा सवाल है कि किसी भी तरह से इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आप पढ़ाई करते हैं, किस उम्मीद से करते हैं? इस उम्मीद से करते हैं कि कल को बहाली निकलेगी, परीक्षा होगी, नौकरी होगा, बरतुहार आएगा, ब्याह होगा, हम भी घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यही उम्मीद होता है ना। बताइए, समय पर कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है, और जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। हम कहते हैं जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रश्न पत्र जो है इस देश में लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। एक भी बहाली ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो, ठीक से पूरा हुआ हो। तो नौजवानों का भविष्य कहाँ पर है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि 36% आबादी के लिए एक हॉस्टल है, और उस हॉस्टल की भी हालत ये है कि ये राजधानी है राज्य की। यहाँ की लाइब्रेरी में भी ठंडा में ठंडा नहीं लगे वैसी व्यवस्था, और गर्मी में गर्मी नहीं लगे ऐसी व्यवस्था में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए इस शिक्षा न्याय संवाद का एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये तय किया है कि हम सिर्फ आपको अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते हैं। हमारे लिए सिर्फ आप वोट बैंक नहीं हैं, हमको नागरिकता के अधिकार को बचाना है। अगर हम अपने नागरिक होने के भाव को नहीं बचाएंगे तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, और लोकतंत्र यदि नहीं बचेगा तो फिर से राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसीलिए हमको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। और लोकतंत्र संविधान को कौन बचा सकता है? वही बचा सकता है जिस नौजवान की रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मैं छात्र नायक से कहता हूँ, भाई बाथरूम में पानी नहीं आए, फिल्टर पानी साफ नहीं करे, वातानुकूलित व्यवस्था नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, किताबें नहीं हो, टेबल नहीं हो, तो तुम्हारा हक है सवाल पूछने का। सवाल पूछो, डरो मत, ये याद रखो, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है।
तुम्हारे माँ बाप टैक्स का पैसा देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जाता है इस देश के नेता के लिए। उसी टैक्स के पैसे से उनके लिए एसी का मकान बनाया जाता है। इसीलिए उस टैक्स के पैसे पे हमारा भी अधिकार है, हमारे घर के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, नौकरियां ले सकें। इसीलिए इस शिक्षा न्याय संवाद के तहत जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बिहार के 75 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए कि सिर्फ छात्र हमारी रैलियों में नहीं आएगा, हम उनके दरवाजे तक जाएंगे। यह जो हॉस्टल है, यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों का घर है। अगर आप यहाँ 3 साल रहिएगा तो यही आपका घर है, इसी में आपका जीवन यापन है, इसी में आपकी यादें बनती है, इसी में आपको दोस्ती होती है, इसी में आपका जीवन भर का रिश्ता कायम होता है। तो हम सिर्फ आपको अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते हैं, हम आपके हॉस्टल में छात्रावास में साथी कन्हैया जी यहाँ मौजूद अति पिछड़ी हॉस्टल के छात्र और पटना के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अब यहाँ तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक बड़ा चीज़ जो आज पूरे राज्य के अंदर 70 जगहों पे सभा होना था और इन छोड़ दो कोई वजह 70 जगहों पे सभा होना था, उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि समस्याएं जो है छात्रों का उसको हम समझें, जन संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझ के हम क्या कर सकते हैं उस पर बातचीत करें। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1-2 चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोगों को बातचीत करने की ज़रूरत है। आज यह जो बिहार की सरकार है, यह कहती है कि हम समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन आप जब इनका काम करने का तरीका देखेंगे तो लगेगा कि भेदभाव वाला है। ये पटना के अंदर आप देखेंगे तो हॉस्टल जो है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, अंबेडकर हॉस्टल्स, कई हॉस्टल्स हैं। वहीं जब आप बात करते हैं यह सरकार की जो आंकड़ा है जातीय जनगणना की, अगर इसको सही मान लिया जाए 2 मिनट के लिए, तो उसमें अत्यंत पिछड़ी जाति 36% है और 27% जो है बीसी है। 67% आबादी को टोटल आप देखते हैं तो मालूम चलेगा कि 36% आबादी के लिए इकलौता एक कर्पूरी छात्रावास है पटना की राजधानी में। नीतीश जी जहाँ रहते हैं या सरकार जहाँ रहती है, वहाँ एकमात्र 36% आबादी के लिए हॉस्टल्स है। जो एक हॉस्टल है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर अंसारी हॉस्टल, वहाँ 60 और 40 का रेशियो होता है। तो जहाँ 36% आबादी है उसके लिए एक हॉस्टल होना, यह अपने आप में बताता है कि सरकार किसकी कल्याण करना चाहती है या भेदभाव सरकार कर रही है अति पिछड़ों के साथ। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से इस अवसर पे कि जो जिसकी आबादी है जितनी, उसके अनुपात में आपको शैक्षणिक संस्थान डेवलप करना होगा, हॉस्टल डेवलप करना होगा और जो भेदभाव है उसको समाप्त करना होगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने खासकर जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो 24 जुलाई 2015 को एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि SC/ST के लड़के और सामान्य वर्ग की लड़कियों को परंपरागत विषय में सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि वह पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो कहीं लागू नहीं है। यहाँ तक कि पटना यूनिवर्सिटी का पटना विमेंस कॉलेज है, वह नहीं मानती है। वह पैसा स्टूडेंट से भी लिया है और सरकार से भी क्लेम किया है। 3 करोड़ रुपया पटना विमेंस कॉलेज को मिला है, जो छात्राओं को वापस होना चाहिए वह वापस नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि उसमें यह कहा गया है कि ड्रॉप आउट रेशियो लड़कियों का और SC/ST का ज़्यादा है, इसलिए हम उनको नामांकन में फी नहीं लेंगे, यह कह के नीति बनाया गया। लेकिन जब EBC की बात आती है तो आप जानते हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति जो कला के आधार पर काम करता था, जैसे लोहार हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं बढ़ई, उसी तरीके से कुम्हार का काम बर्तन बनाने का है। तो यह जातियाँ जो कला के आधार पर थी, विकास के क्रम में वह ट्रेडिशनल चीज़ें समाप्त हो गई। उनका आर्थिक स्थिति और दयनीय हुआ है। वह कमाने के लिए 9वीं 10वीं करके 5वीं पास करके बाहर जाते हैं और नतीजा होता है कि उनका पलायन होता है, वह मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं। सरकार जन कल्याण का काम कर रही है, तो जिस तरीके से SC/ST के लिए फ्री एजुकेशन किया, ड्रॉप आउट रेशियो को देखते हुए EBC के लिए क्यों नहीं किया है, यह सवाल हम सरकार से करना चाहते हैं। हम सरकार से यह भी सवाल करना चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी है उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है, उनका भी ड्रॉप आउट रेशियो है, उनके लिए आप क्यों नहीं बनाए? या अगर समानता की बात करती है सरकार तो समानता क्यों नहीं लागू हुआ? संविधान हमें अधिकार देता है बराबरी की, वह चीज़ नहीं हो पाया है। एक बात और कहना चाहेंगे कि फेलोशिप का जो मामला है, नॉन नेट फेलोशिप, वह बिहार सरकार नहीं दे रही है। यह बड़ा मामला है। कहाँ जाएंगे जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं,
उनका वो कैसे आगे रिसर्च कर पाएंगे? तो यह बड़ा सवाल है जो बताता है कि यह सरकार भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना करके उसी तरह के काम कर रही है और बढ़ावा देने का काम कर रही है, और बिहार सरकार भी वह कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच हम पीस रहे हैं और हमको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सोशल जस्टिस की सवाल है हमारे साथ, और हम कहना चाहते हैं इस सरकार को कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो अब अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित एक हो चुके हैं। आज की दरभंगा में जो उन्होंने रद्द किया कार्यक्रम हॉस्टल में, वो बता दिया है पूरे राज्य के अंदर कि यह कम्युनिटी उपेक्षित अब एक हो चुका है और यह सरकार को कार फेंकने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अभी हम तो आपने कन्हैया कुमार को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकार अभी निरंकुश हो गई है, जो छात्रावास में व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल व्यवस्था नहीं होना चाहिए, और सरकार को छात्रावास को और भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर में छात्र जो है अभी अपने अवस्था में नहीं हो पाते हैं, और जो उचित तरीके से जो पढ़ाई करनी चाहिए उनको, वो उचित तरीके से पढ़ाई भी गर्मी के कारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिएगा लाइव सिटी पर, तब तक धन्यवाद।